अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ फ़ातिमा मलिक और आप देख रहे हैं लर्न कॉमर्स विद फ़ातिमा। तो मैं आज जो क्वेश्चन आपको जहाँ से स्टार्ट करवाने लगी हूँ एक्सरसाइज 2.5 का स्टैटिस्टिक्स फॉर मैनेजमेंट एम कॉम की है और इसका क्वेश्चन नंबर 234 से स्टार्ट करवाऊँगी और फिर देखते हैं कि हमारी कितने क्वेश्चंस जो है ना वो इस वीडियो में कवर होते हैं। 234 क्वेश्चन से स्टार्ट करा रही हूँ। ये आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और साथ साथ मैं आपको पढ़ के भी बता देती हूँ कि ये क्वेश्चन क्या है। हेयर इज़ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लेंथ ऑफ फ़ोन कॉल्स मेड बाय 175 पीपल ड्यूरिंग अ लेबर डे वीकेंड। कंस्ट्रक्ट अ हिस्टोग्राम फॉर दीज डाटा। ठीक है, ये आपको गिवन है और उसके बाद आपको ये डाटा उन्होंने दिया हुआ है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो जिसमें क्या लिखा हुआ है, लेंथ इन मिनट्स और फ्रीक्वेंसी। लेंथ इन मिनट्स और फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है। फिर आपको उन्होंने क्या पूछा है कि डिस्क्राइब द जनरल शेप ऑफ द हिस्टोग्राम। ये देख सकते हो, आप पढ़ सकते हो, साथ साथ आपने स्क्रीनशॉट भी ले लेना है इसका ताकि आप इजीली क्वेश्चन को डन कर सको। Does there appear to be a pattern? फर्स्ट पार्ट इसका ये हो गया। और अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, सपोज ऑल द पीपल वर मेकिंग देयर कॉल्स फ्रॉम ए रूम दैट हैड 10 डिफरेंट phones and each person knew which time class the call would belong to. Suggest an ordering so that all calls can be completed as fast as possible. एक ये थर्ड बी पार्ट हो गया, सॉरी इसका। और अब थर्ड पार्ट क्या है, डज द ऑर्डर अफेक्ट द लेंथ ऑफ टाइम टू कंप्लीट ऑल टास्क। तो अब आपने इस क्वेश्चन का आंसर करना है और मैं आपको करवाऊंगी डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर क्या है, 234, इसका सॉल्यूशन कराऊंगी। और एक्सरसाइज कौन सी है, एक्सरसाइज भी मैं आप लोगों के लिए मेंशन कर रही हूँ ताकि आपको, जो स्टूडेंट्स मुझे न्यू ज्वाइन करेंगे उनके लिए इजी रहे, कोई कंफ्यूजन ना हो कि कौन सी एक्सरसाइज हो रही है। और मैं आपको अगेन रिपीट कर देती हूँ, स्टैटिस्टिक्स फॉर मैनेजमेंट है ये एम कॉम की। लेकिन आप जो डिफरेंट कॉमर्स के और अदर क्लासेस के भी कॉमर्स की जिनकी फील्ड है स्टूडेंट हैं, वो भी इस लेक्चर से जो है वो लर्न कर सकते हैं और उनके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल होगा। ज़रूरी नहीं है कि कॉमर्स के ही हों, अदर जो क्लासेस हैं और जो डिफरेंट फील्ड्स हैं उनमें भी जिनके सब्जेक्ट कॉमर्स हैं, कॉमर्स जिनके सब्जेक्ट जो है वो स्टैटिस्टिक्स है, तो वो भी इससे फ़ायदा ले सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन स्टार्ट करवा देती हूँ। क्वेश्चन में फर्स्ट जो आपका पार्ट है उसमें आपने क्या करना है कि सबसे पहले ना आपको क्लासेस, और वो तो गिवन है जो उन्होंने बना के आपको दी हुई है, ये देख सकते हैं आप, लेंथ इन मिनट्स और ये फ्रीक्वेंसी है। अब क्लासेस आपके पास गिवन है पहले से, लेकिन आपने क्या करना है कि आपने ना क्वेश्चन के एक पार्ट में क्या गिवन है कि आपने हिस्टोग्राम बनानी है। तो हिस्टोग्राम के लिए आपको क्वेश्चन की जो क्लासेस गिवन है ना, फॉर एग्जांपल ये क्लासेस उन्होंने दी हुई हैं 1 से 7 तक लिखी हुई हैं, फिर 8 से लेके 14 तक लिखी हुई हैं, फिर क्या लिखा हुआ है उन्होंने 15 से लेकर 21 तक, 15 से 21, फिर 22 से 28 तक उन्होंने मेंशन किया हुआ है वहाँ पे, फिर 29 से 35 तक मेंशन किया हुआ है, फिर 36 से 42 तक मेंशन किया हुआ है क्लासेस में, फिर 43 से 49 तक किया हुआ है, और फिर 50 से 56 तक किया हुआ है। अब आप देख लें कि ये यहाँ से 1 से लेके इस तक क्लास तक का डिफरेंस क्या है, 7। हर जितनी भी ये क्लासेस के जितने भी हैं ना, इनका इंटरवल जो है ना वो 7 होगा। अब मैं आपको सॉल्व इसको करके दिखा देती हूँ कि फॉर एग्जांपल ये 15 है, 15 में से ना आप 8 को लेस करो ना तो आपके पास 7 आएगा। इसी तरह
2 में से आप 15 को लेस करो तो भी आपके पास 7 ही आएगा। मतलब आपकी जितनी भी क्लासेस उन्होंने बना के दी है ना, उनका इंटरवल सेम है, उनकी सारों की जो डिफरेंस है, सारे नंबर्स का डिफरेंस, लेकिन नंबर्स का डिफरेंस आपने रो वाइज नहीं देखना होता, कॉलम वाइज देखना होता है। ये मैंने आपको प्रीवियस जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कराए हैं उसमें भी मैंने आपको बताया है। तो वो आप मेरी एक्सरसाइज जाके उसकी वीडियो आप वॉच कर सकते हो, उस आपको बहुत इजीली अंडरस्टैंडेबल आपके लिए क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो इनकी फ्रीक्वेंसी गिवन है वो भी मैं इनके फ्रंट पे लिखती जा रही हूँ, ये आप देख सकते हो। ये मैंने लिख ली। अब आप देख रहे हो ये 45 है फर्स्ट वाली के सामने, नेक्स्ट के सामने 32 है, फिर 34 है, फिर 22 है, फिर 16 है, फिर उसके बाद 12 है, फिर 9 है और ये 5 है। ये आप चेक ज़रूर करो क्योंकि स्टैटिस्टिक्स का पेपर में ये होता है कि आपके क्वेश्चंस बहुत लॉन्ग होते हैं और जब आप चेक नहीं करते ना साथ और क्वेश्चन को करते जाते हो तो वो क्या होता है कि आपके लिए एंड पे जाके आंसर सही नहीं आता और बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है उसको फिर सही करना। तो इसलिए शुरू से ही आप ख्याल करो। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि आपको ना उन्होंने बताया है कि आपने हिस्टोग्राम ड्रॉ करनी है। डिस्क्राइब द जनरल शेप ऑफ द हिस्टोग्राम। अब हिस्टोग्राम का क्या मतलब है कि हिस्टोग्राम में आपने क्या करना है कि हिस्टोग्राम में आपने एक डायग्राम सी जो है वो बनानी है। उसमें आपने बना के शो करना है कि ये किस तरह से ये डाटा जो है वो से मतलब ये शेप जो है ये एक्चुअल हिस्टोग्राम की है। तो उसको बनाने के लिए आपके पास क्या चीज़ होनी चाहिए, आपको यू हैव टू फाइंड आउट द क्लास बाउंड्री ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये आपको इस तरह से पता लगेगा कि देखो जब भी आपको हिस्टोग्राम को बनाने के लिए वो कहते हैं ना, तो आपको इसमें क्लास बाउंड्रीज बनानी पड़ेंगी क्योंकि आप क्लास इंटर क्लासेस के साथ और फ्रीक्वेंसीज़ के साथ आप वो नहीं बना सकते। वो मैं आपको बनाते वक्त सारी जब डायग्राम ड्रॉ करवाती हूँ अभी तो मैं आपको सारा साथ साथ एक्सप्लेन करूँगी। ये देखो जैसे 1 से लेके 7 तक आपकी क्लासेस हैं, तो जब आप क्लास बाउंड्रीज बनाने लगोगे ना तो 1 में से 0.5 आप फर्स्ट वाले नंबर में से 0.5 लेस कर दोगे। ठीक है, हमेशा क्लास बाउंड्रीज बनाते वक्त फर्स्ट क्लास ये जो बनी है 1 से लेके 7 तक, इसमें से पहली नंबर में से आपने 0.5 लेस करना होता है। हर क्लास में आपने यही सीक्वेंस रखना है। मैं आपको फर्स्ट का बता रही हूँ, जो स्टूडेंट्स मुझे न्यू ज्वाइन करेंगे, मेरी प्रीवियस जो मैंने क्लास बाउंड्रीज़ के बारे में आपको क्वेश्चंस बताए हुए हैं कि किस तरह से बनाते हैं वो आप जाके देख सकते हो। लेकिन जो स्टूडेंट्स अभी मुझे ज्वाइन करेंगे उनके लिए बता रही हूँ ताकि इजी रहे। ये आप देख सकते हो कि 1 है ना, तो 1 में से जब 0.5 हम लेस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 0.5। और जो नेक्स्ट नंबर है क्लास का फॉर एग्जांपल ये है 7 है, तो 7 में 0.5 हम ऐड कर देंगे। इसी तरह 8 है तो 8 नहीं लिखेंगे यहाँ पे हम, क्योंकि नेक्स्ट जब क्लास पे हम जाएंगे ना तो 0.5 7 में से हम 7 के अंदर हम 0.5 ऐड कर चुके होंगे, तो वही 7.5 प्रीवियस क्लास का जो सेकंड नंबर पे जो लास्ट पे जो नंबर आया था ना उसको हम यहाँ ले आएंगे। ठीक है, क्योंकि हमने फर्स्ट नंबर में से 0.5 लेस करना है और नेक्स्ट नंबर में से 0.5 ऐड करना है। तो जब हम 8 में से भी 0.5 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 7.5 ही आएगा ना। तो इसलिए आप इस तरह इसको समझ लो या ये समझ लो कि प्रीवियस नंबर को आगे ले आएंगे। ठीक है, तो दोनों तरह से ही सही है। अब इसमें आप 0.5 ऐड कर लोगे 14.5, सही है। इसी तरह आप इसमें से 15 में से 0.5 प्लस करोगे और 21 में 0.5 ऐड करोगे। इसी तरह आप आगे भी फर्दर भी करते जाओगे 21.5। ओके,
मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ रही होगी आसानी से। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप शुरू से चीज़ को समझते हो, फुल वीडियो मेरी वॉच करते हो, कोई भी आपने एक भी सेकंड की वीडियो स्किप नहीं की हुई, तो फिर आपको साथ साथ क्वेश्चंस जो है वो समझ आते जाएंगे। लेकिन अगर आप स्किप करोगे ना, स्किप कर करके वीडियो को देखोगे, फिर आपको कभी भी समझ नहीं आ सकती, क्योंकि इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो मैं साथ साथ डिस्कस कर रही होती हूँ, जो इसमें बहुत चीज़ें होती हैं आपके समझने की। अच्छा ये देखो, अब ये 36 है तो 35.5 हो गया, 0.5 यानी लेस, और 42 में 0.5 ऐड। ये देखो 43 में से 0.5 लेस और 49 में 0.5 ऐड। इसी तरह 15 में से 0.5 लेस, सॉरी यहाँ पे 49.5 आना था, 49.5, और 56 में 0.5 ऐड। ये देखो जी, ये हमारी बन गई क्लास बाउंड्री। अच्छा अब आपने क्या करना है, ये मैं आपको सामने से करके दिखाती हूँ ताकि बच्चे जो है वो देख भी लें, और कोशिश ये करो कि ये आप खुद से बनाओ, क्योंकि मैंने प्रीवियस जो एक्सरसाइजेज हैं उसमें बताया हुआ है आपको। ठीक है। अच्छा अब मैं नेक्स्ट जो है वो आपको हिस्टोग्राम का बताती हूँ कि हिस्टोग्राम जो है वो आपकी किस तरह से बनेगी। हिस्टोग्राम में आपने क्या करना है कि आपने ना एक लेना है, फॉर एग्जांपल ये आपका हो गया, ये एक आपने लाइन सेगमेंट ड्रॉ की, ये आपका हो जाएगा फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस। जैसे आप डायग्राम्स ड्रॉ करते हो ना, तो बिल्कुल जस्ट लाइक दैट आपने करना है। ठीक है, ये मैं आपको प्रॉपर स्केल के साथ बता देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि ये मैंने कैसे, मतलब इस तरह तो सही लाइन ड्रॉ नहीं होती ना। तो ये देखो जी, मैं प्रॉपर आपको बता देती हूँ। ये एक्स एक्सिस हो गया और ये हो गया आपका वाई एक्सिस। ठीक है, इसको नेम आपने ज़रूर देना है ताकि उनको ना एग्जामिनर को पता लगे कि आपकी प्रॉपर आपको डायग्राम जो है वो अंडरस्टैंड हुई है, आपने समझ के डायग्राम को बनाया है। उसको ये ना लगे कि ये फील ना आए कि आपने जो है वो रट्टा सिस्टम लगाया है, मतलब सही समझ के आप बना रहे हो, उनको ये फील हो। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने एक्स एक्सिस पे रखनी है क्लास बाउंड्रीज। अब आपको मैं बताती हूँ कि हमने क्लास बाउंड्रीज क्यों फाइंड की हैं इस क्वेश्चन में। रिमेनिंग तो आपको डाटा गिवन था, जो आप क्या करते हो किसी भी क्वेश्चन में, आपको डाटा सिंपल रॉ डाटा गिवन होता है, आपने उसकी क्या करनी होती हैं, क्लासेस बनानी होती हैं, फ्रीक्वेंसी बनानी होती है, टैली और मार्क बनाना होता है आपने, और फ्रीक्वेंसी लिखनी होती है। लेकिन इसमें आपने क्लास बाउंड्रीज क्यों बनाई, क्यों आपने क्लास बाउंड्रीज का वो जो है वो फाइंड आउट की, क्योंकि आपने इसमें या तो वैसे भी आपसे क्लास बाउंड्रीज पूछी हो तो आपको बनानी पड़ेंगी, वो आपको अलग से लिखना होगा क्लास बाउंड्रीज का सेक्शन, और अगर आपसे हिस्टोग्राम उन्होंने बनाने को कहा है तो फिर भी आपको क्लास बाउंड्रीज जो है वो फाइंड आउट करनी होंगी क्वेश्चन में, क्योंकि एक्सेस जब आप क्लास बाउंड्रीज बनाओगे तो आप हिस्टोग्राम बनाते हुए जो एक्स एक्सिस है उस पे आप रखोगे क्लास बाउंड्रीज को, और वाई एक्सिस पे आप रखोगे फ्रीक्वेंसी को। इसलिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एफ। एफ स्टैंड्स फॉर, एफ मीन्स एफ फॉर फ्रीक्वेंसी, एफ स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी, और सी डॉट बी स्टैंड्स फॉर क्लास बाउंड्रीज। ठीक है, सी डॉट बी स्टैंड्स फॉर क्लास बाउंड्रीज। अच्छा अब आपने क्या देखना है कि फर्स्ट क्लास बाउंड्री क्या है, और आपने देख के उसके अकॉर्डिंग आपने इक्वल इक्वल जो है ना, इक्वल इक्वल डिस्टेंस रख के, यहाँ पे अगर थोड़ा सा मेरे से मतलब सही नहीं भी होता, इक्वल डिस्टेंस नहीं भी होता, तो आपने क्या करना है कि पेपर में ना बिल्कुल ट्राई करना है कि इक्वल डिस्टेंस रहे। ठीक है, जब आपका डिस्टेंस सारे डॉट्स का इक्वल होगा ना, तो वो फिर आपकी इजीली बनेगी। अच्छा अब आपने देख लेना है कि आपका नंबर ऑफ डाटा क्या है। नंबर ऑफ डाटा क्लास बाउंड्रीज का है आपकी 9। ठीक है,
तो उसके अकॉर्डिंग आपने फिर इस पे डॉट लगाने। अब कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। सही है, ये आपके डॉट लग गए। अब आपने क्या करना है कि अब आपने ना नेक्स्ट जो फ्रीक्वेंसी आपने लिखनी है ना, उसके भी आप इसी तरह लगाओगे। तो उसके लगाने के लिए आप ये आपके पास पेपर होगा, या आपको हो सकता है कि मोस्ट प्रोबेबली वो आपको ग्राफ पेपर दे दें, या फिर आपने उसके बॉक्सेस को देखना होता है, क्योंकि ग्राफ अगर आपको दिया है उस पे बनाने को आपको वो कहते हैं, तो फिर तो उसमें तो बहुत छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं ना, तो फिर आपने उसके हिसाब से अपना ये डिस्टेंस रखना होगा। कितने आपने बॉक्सेस जो है वो छोड़ के और कितने कितने का डिस्टेंस देना है, वो तो फिर आपने देखना होगा, क्योंकि बहुत स्मॉल बॉक्सेस उसमें बने होते हैं। लेकिन अगर आपने सिंपल पेपर पे बनाना है तो फिर आप ये देख लो कि जो आपका यहाँ पे डिस्टेंस है ना, उसी के हिसाब से इधर भी डिस्टेंस हो। यानी अगर आपने यहाँ पे 2 लाइंस छोड़ के डिफरेंस दिया है, तो फिर यहाँ पे भी 2 का ही होना चाहिए। यहाँ मैं इसलिए आपको दिखा रही हूँ ताकि आपका क्वेश्चन जो है ना वो इजीली ग्राफ कवर हो जाए, लेकिन पेपर में आपने उसका चीज़ का नहीं वो करना। आपने बस ये देखना है कि डिस्टेंस आपका जो है वो इक्वल होना चाहिए। अब ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये भी 9 हो गए। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि आपने ये देखना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी फ्रीक्वेंसी कहाँ से स्टार्ट हुई है। फ्रीक्वेंसी स्टार्ट को आपने नहीं देखना, जो आपकी एंड जहाँ पे हुई है ना, एंड वहाँ से आपने स्टार्ट करनी है। एंड कहाँ पे हुई है, 5 पे, तो 5 आपने यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल इस पॉइंट पे आप लिखोगे, ये इस वाली जगह पे नहीं लिखना, इस यहाँ को ये वाला जो पॉइंट है ना, इसको छोड़ के फिर आपने स्टार्ट करना है। ठीक है, ये वाला पॉइंट जो है ना, ये क्योंकि ये लाइन सेगमेंट की ये जो है ना ये है, तो यहाँ से स्टार्ट नहीं करना, यहाँ से आपने स्टार्ट करना है। ये आपने 5 लिख दिया, फिर 5 के बाद आपने लिख दिया 10, फिर यहाँ पे आपने लिख दिया 15। ठीक है, आपको नज़र आ रहा होगा, मैं उम्मीद करती हूँ। अच्छा, ये है आपके पास 20, फिर ये है आपके पास 25, फिर ये हो गया आपके पास 30, ये हो गया आपके पास 35। अब आपने ये नहीं देखना कि फ्रीक्वेंसी में तो नंबर्स यहाँ पे क्या कैसे दिए, मैं 5 9 12 16 इस तरह से आपने नहीं लिख देना। आपने ऐसे लिखना है कि जैसे 5 का टेबल होता है ना, 5 का टेबल आपने यहाँ पे लिखना है। अब आपने देखना ये है कि ये जितने भी नंबर्स फ्रीक्वेंसी में आ रहे हैं, ये क्या 5 के टेबल में कवर हो जाएंगे। तो फिर आपने ना उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे नंबरिंग करनी है, ये जो आप फ्रीक्वेंसी लिखोगे, क्योंकि फिर उसके इन बिटवीन ही वो फ्रीक्वेंसी आपकी के जो नंबर्स हैं वो लाई कर जाएंगे। ये करने का मतलब ये होता है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ रही होगी मेरी बात की। ये आपने इसलिए लिखा है कि आप देखो कि अगर यही वाले नंबर्स आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते तो वो आपकी हिस्टोग्राम सही नहीं बनती, वो रॉन्ग हो जाती है। लेकिन जब आप ऐसे लिखोगे ना, तो इसके इन बिटवीन ही ये नंबर, इन इस डाटा के इन बिटवीन ये नंबर लाए करेंगे। तो आपने ऐसे करके हमेशा जो है वो लिखना होता है। फ्रीक्वेंसी में तो आपकी कोई नंबर 5 है, कोई 9 है, 12 है, 16 है, इस तरह से लिखे हुए हैं ना, आपने ऐसे नहीं लिखना। लेकिन जो क्लास बाउंड्री है उसको आपने एज इट इज़ लिखना है। और कहाँ से स्टार्ट करना है, सबसे जो स्मॉलेस्ट क्लास बाउंड्री है क्या है, 0.5, 0.5 से स्टार्ट कर लिया। फिर आप उसके बाद लिखोगे 7.5, फिर लिखोगे 14.5, फिर आप लिखोगे 21.5, फिर आप लिखोगे 27.5, फिर आप लिखोगे 35.5, फिर आप लिखोगे 42.5, फिर लिखोगे 49.5, फिर लिखोगे
56.5। अब आपके पास ना पेपर में ज़्यादा स्पेस होगा, पेपर की जो विड्थ होती है ना वो ज़्यादा होती है, तो आपने ये नहीं ख्याल रखना कि आपने जगह बचानी है। यहाँ तो मेरे पास पेपर जो है ना ये इसकी विड्थ कम है इसलिए, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं आपको कोई भी डायग्राम बताऊँगी तो मैं आपको ऐसे करके बताया करूँगी, ठीक है। लेकिन मैंने इस तरह इसलिए बताया कि यूँ करके ना कुछ बच्चे जो है अभी जब आप न्यू बनाना शुरू करते हो तो ऐसे अगर मैं रख के आपको बताती ना, मतलब हॉरिजॉन्टल शेप में, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने इसको वर्टिकली रख के आपको बताया है ताकि आप ये लाइंस को देखो, इनको आप फॉलो करो, ठीक है। क्योंकि पेपर में तो आपके पास पेपर की विड्थ ज़्यादा होती है, उसमें आपने टेंस्ड नहीं होना, बस आप जो लाइंस जो ड्रॉ करते हो ना, यहाँ पे मार्जिन लाइंस ड्रॉ करते हो, उस पेपर पे जहाँ पे आपको डायग्राम ड्रॉ करनी हो वहाँ पे आप कभी भी मार्जिन लाइन ड्रॉ ना करो, वो आप पेपर जो है वो छोड़ दो, उसको स्किप करके बाकी जो पेपर्स हैं आपके, बाकी जो वहाँ पे हैं उसकी शीट्स, उस पे आप लाइंस जो है वो ड्रॉ करो मार्जिन, ठीक है। तो आपके लिए इजी हो जाएगा, फिर आपके लिए स्पेस ज़्यादा होगी, विड्थ ज़्यादा होगी। तो ये जैसे आप देख रहे हो ना, ये डिस्टेंस मैंने मेरा कम कम हुआ है और नंबर्स थोड़े क्लोज हो गए, इस तरह नहीं आपका होगा। अच्छा अब आपने क्या करना है कि ये देखना है कि 0.5 से आपने स्टार्ट किया था, तो अब 0.5 पे आपने देखना है कि कहाँ तक फ्रीक्वेंसी जो है वो जा रही है। 0.5 से लेके 7.5 तक की जो फ्रीक्वेंसी है ना वो कहाँ तक जा रही है वो आपने देखनी है। तो यहाँ पे 0.5 से 7.5 तक जो है वो फ्रीक्वेंसी कहाँ तक आप लेके जाओगे, 45 तक, क्योंकि ये 45 है ना। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 से लेके 7 तक की फ्रीक्वेंसी क्या है, 45। तो आपने क्या करना है, 0.5 से लेकर 7.5 तक आपने क्या करना है, यूं लाइंस ड्रॉ करनी है और इसको यहाँ पे जाके ऐसे कर देना है। क्योंकि ये अब आपने क्यों किया, क्योंकि देखो 1 से लेके 7 तक की जो आपके पास फ्रीक्वेंसी है ना, जिसकी हमने क्लास बाउंड्री क्या बनाई थी, 0.5 टू 7.5। तो 0.5 से लेके 7.5 तक की क्लास बाउंड्री की फ्रीक्वेंसी क्या है, 45। तो आपने 45 तक आप हिस्टोग्राम को लेके गए और आपने ड्रॉ कर दिया, और नंबर्स दोनों पे से लाइंस आपने ड्रॉ करनी है और दोनों को ऊपर ले जाके जोड़ देना है, ऐसे आपने बनाना है, ठीक है। अब आप ये देखो कि 7.5 से लेके 14.5 तक की आपकी जो है वो फ्रीक्वेंसी क्या है, वो है आपकी 32। तो अब आप 32 तो यहाँ पे नहीं आ रहा ना, इसमें तो 32 नहीं आ रहा इन नंबर्स में, लेकिन 35 और 40 के इन बिटवीन ये लाई कर जाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको डायरेक्ट ये नंबर्स नहीं लिखवाए, डायरेक्ट कभी भी ये नंबर्स नहीं लिखने होते, आपने ऐसे नंबर यहाँ पे लिखने हैं जिनके इन बिटवीन आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो लाई करे। तो अब जब आप बनाओगे ना तो यहाँ से आप मतलब अप्रॉक्सीमेटली आपने देखना है कि ये 35 से लेके 32 तक, सॉरी यहाँ तक नहीं, आपने इसको लेके जाना, ये तो 35 हो जाएगा ना, इधर नहीं लेके जाना आपने, ये 30 है ना, तो ये 31 और ये 32, यहाँ तक आप इसको लेके जाओगे, यहाँ तक। ये अब यहाँ पे मैं जाके ना इसके बिल्कुल सामने इसको कर देती हूँ, और इसको नहीं आपने कंसीडर करना, इसको बल्कि मैं रिमूव कर देती हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। ये देखो मैंने 30 से जो है ना वो 2 पॉइंट्स ऊपर, थोड़ा सा आपको चाहे देखना पड़ता है कि आपका कहाँ पे जो है वो, फॉर एग्ज़ाम्पल ये समझ लो कि यहाँ तक आपका जो है वो 32 बन रहा है, तो आपने यहाँ तक वो अपना हिस्टोग्राम का जो है वो ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्लास है ना वो क्या है, 14.5 टू 21.5, तो उसका क्या है,
फ्रीक्वेंसी आपके पास 34 है, तो 34 वाले की 21.5 और 14.5 है टू 21.5, तो इसकी 34 है। अच्छा 34 वाली अब कहाँ तक जाएगी, ये देखो ये 30 है, ये 35 है, तो इसके कहीं यहाँ तक ये लाई करेगी हमारी जो हिस्टोग्राम है ना, ये देखो ये यहाँ तक आएगी। ये इसको आप थोड़ा सा और आगे करो, क्योंकि वो जो है ना वो प्रीवियस जो आपने बनाई थी उसको नहीं आपने करना, ये नहीं समझना कि उसको मैं ऊपर ले गई हूँ, ये मैंने ना इसको लाइन को इसके साथ जो है ना ज्वाइन करने के लिए ये मैं ऊपर लेके गई हूँ, नहीं तो वो प्रीवियस जो थी वो तो आपकी 32 थी ना, वो तो यहीं तक ही है। ये देखो ये हिस्टोग्राम है आपकी, सही है, ये हो गया। अच्छा अब नेक्स्ट आपकी क्या है, 21.5 टू 27.5, 21.5 टू 27.5 की आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 22, 22, 22 आपकी कहाँ तक आएगी, देखो यहाँ से 20 से लेकर 25 तक, तो यहाँ पे कहीं ये लाए करेगी। अब आपने इसको ऊपर लेके जाना है और ये हमारी होगी 22, क्योंकि यहाँ पे इस पॉइंट पे तो हमारी 25 बन रही है ना, ठीक है, ये हो गया। अच्छा ये देख लो बिल्कुल इसके सीक्वेंस में, ये बिल्कुल अगर जाके इसको हम इधर से जोड़ें ना इस लाइन से, ये जो मैंने लाइन आपको बताई है, तो यहाँ से इधर तक जा रही है, ये हो गई। अच्छा अब नेक्स्ट आपका डाटा देख लेते हैं, 27.5 से 35.5 तक क्या फ्रीक्वेंसी है, इधर देख लेते हैं। 22 थी प्रीवियस की, तो अब आपकी है 27.5 से 35.5 तक 16, तो 16 हमारी जो है वो कहाँ लाई करेगी, यहाँ तक तो 15 है, तो इससे एक पॉइंट ऊपर ये हमारी होगी 16, ये देखो जी ये हमारी 16 होगी, सही है। अच्छा उसके बाद अब आप क्या करोगे, ये देखोगे 35.5 टू 42.5 की क्या है, 12 है, अब 12 है नेक्स्ट की फ्रीक्वेंसी, तो इसी को ये 35.5 से 42.5 तक ही आपकी फ्रीक्वेंसी होगी, तो 12 को आप यहाँ तक लेके जाओगे, ये 10 का है तो ये 2 पॉइंट्स ऊपर इससे 12, ठीक है, ये हो गया। अच्छा अब 42.5 से लेके 49.5 तक की फ्रीक्वेंसी क्या है, 9, तो 9 को आपने कहाँ तक लेके जाना है, यहाँ तक तो 10 बन रहा है, तो आपने ये देखो ये आप ले गए, ये आपकी बन गई सेकंड लास्ट जो है आपका, वो डन हो गया। अच्छा अब 49 से 49.5 से लेके 56.5 तक क्या होगा, वो भी आपने देख लेना है किस तरह से होगी फ्रीक्वेंसी, वो क्या है उसकी जो एंड पे फ्रीक्वेंसी थी क्या हमने देखी थी 5, उसकी फ्रीक्वेंसी है 5, ठीक है, ये जो हमने यहाँ पे लिखी हुई है 5, तो 5 जो है वो डायरेक्ट ये तो नंबर यहाँ पे है ना, तो ये इसी पे जाके यहाँ पे बस ज्वाइन हो जाएगी, तो ये आपकी बन गई हिस्टोग्राम, ये क्या बन गई आपकी हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम, सही है। अच्छा अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन का पार्ट है ना, उसमें आपने क्या बताना है, आपसे क्या उन्होंने पूछा था,
नेक्स्ट पार्ट में उन्होंने पूछा था डज देयर अपीयर टू बी अ पैटर्न, तो आपने लिखना है जनरल शेप ऑफ हिस्टोग्राम इज लाइक रेक्टेंगल। जनरल शेप जो होती है हिस्टोग्राम की इज लाइक, क्योंकि उन्होंने हुआ है डिस्क्राइब करें जनरल शेप ऑफ हिस्टोग्राम को। पहले आपने हिस्टोग्राम भी बना दी और फिर आपने क्या किया, क्या आंसर करना है इसका। डज देयर अपीयर टू बी अ पैटर्न, तो आपने करना है जनरल शेप ऑफ हिस्टोग्राम इज लाइक रेक्टेंगल, यस देयर इज अ सर्टेन पैटर्न। तो ये आप इसका आंसर कर दोगे। जनरल शेप ऑफ हिस्टोग्राम is like rectangle, yes there is, yes there is a certain pattern। ठीक है, ये इसके क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया। सही है, ये क्वेश्चन आपका जो है वो डन हो गया। अच्छा, अब आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर जो है वो हम स्टार्ट करेंगे आपका 35। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, ये आप जो है वो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और साथ साथ जो है वो मैं आपको पढ़ के भी बता देती हूँ। तो इसमें मैं पढ़ती हूँ आपके लिए। ये क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है। गोल्ड एकर्स इज़ अ होम ओनर एसोसिएशन दैट ऑपरेट्स अ ट्रेलर पार्क आउट साइड ऑरलैंडो फ्लोरिडा where retirees keep their winter homes. In addition to lot rents, a monthly facility fee of $12 $12 is charged for social activities at clubhouse. One board member has noted that many of the older residents never attend the clubhouse functions and has proposed waiving the fee for association members over age 60. A survey of 25 residents reported the following ages। ठीक है, ये 25 रेजिडेंट्स की रिपोर्टेड एजेस हैं। ठीक है, ये एजेस ऑफ 25 रेजिडेंट्स हैं, उन्होंने जो डाटा आपको दिया हुआ है। तो आपने क्या करना है, कंस्ट्रक्ट एन ऑगिव दैट विल हेल्प यू आंसर दीज क्वेश्चंस। आपने क्या करनी है कि एक ऑगिव डायग्राम, अब ये एक अलग किस्म की डायग्राम होगी। अभी मैंने आपको हिस्टोग्राम बताई है, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है बहुत। आपको वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपने एक बार इस क्वेश्चन को देख के करना है। मैंने जैसे आपको बनवाई है ऐसे आपने बनानी है और फिर आपने अगेन अगेन उसको रिपीटेडली बनाना है, क्योंकि पेपर में आपको तो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आएंगे और आपको कोई भी क्वेश्चन दे सकते हैं। आपको ऑगिव बनाने को कह सकते हैं, आपको हिस्टोग्राम बनाने को कह सकते हैं, आपको डिफरेंट और डायग्राम्स आगे भी हम जो जिनके बारे में पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स में, तो आपको और डिफरेंट भी आ सकती हैं। तो पेपर में तो आपको याद तो नहीं होगा ना कि किस में किस तरह से बनानी थी आपने, किस में किस तरह से ड्रॉ करनी थी। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। आप प्रैक्टिस ज़रूर करें, साथ साथ क्वेश्चन को बेशक आप देख के भी कर सकते हैं। सही है, तो अच्छा, ये आपने देख लिया कि 25 रेजिडेंट्स का आपको एजेस दिए हुए हैं और आपने कंस्ट्रक्ट करनी है एक ऑगिव, कंस्ट्रक्ट एन ऑगिव दैट गिव यू द आंसर दीज questions, that help you answer these questions। अब क्वेश्चन के पार्ट्स क्या है। रफली व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ रेजिडेंट्स वुड बी एलिजिबल फॉर नो फी। Approximately what fee would the board have to charge to the remaining fee paying residents to cover the same total cost of running the clubhouse।
तो अब हम ये क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने स्क्रीनशॉट जो है वो क्वेश्चन का ले लिया होगा। तो सॉल्यूशन अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 235 का। 235 में आपने क्या करना है कि आपने ना 235 क्वेश्चन में आपको सबसे पहले उन्होंने कहा है कि कंस्ट्रक्ट एन ऑब्जेक्ट दैट विल गिव यू आंसर दीज क्वेश्चंस। लेकिन आपने क्या करना है, जब आपको ये डाटा गिवन होगा, इस तरह से रॉ डाटा गिवन होगा, तो आपने क्या करना होगा कि आपने ना उसको पहले तो मतलब क्लासेस की फॉर्म में लेके आना है, क्लासेस आपने बनानी है। उसके बाद जो है वो आप फर्दर जो है उसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्लासेस बना लेते हैं, क्योंकि ये प्रीवियस क्वेश्चन में तो ये था ना, आपके लिए आसानी कर दी थी उन्होंने, डाटा गिवन दिया हुआ था, लेकिन अब जो है वो आपने क्लासेस बनानी है। ठीक है, तो क्लासेस बनाने का जी मैंने आपको तरीका पहले बताया हुआ है, तो आप वहाँ से देख सकते हो, लेकिन इसमें भी मैं आपको जितना हो सकेगा मेरे से मैं आपको गाइड करूँगी कि आपने किस तरह से बनानी है। ठीक है जी, ये देखो, सबसे पहले आपने इसमें देखना है स्मॉलर डाटा कौन सा है आपके क्वेश्चन में। ये आपके पास डाटा है क्वेश्चन का 25 रेजिडेंट्स का। तो इसमें आपने देखना है कि आपका योर स्मॉलर डाटा, नंबर ऑफ डाटा इन दिस क्वेश्चन। तो स्मॉलर नंबर ऑफ डाटा तो आपके पास है इस क्वेश्चन में 55, लेकिन अब आप 55 से स्टार्ट नहीं करोगे आप। और लार्जर डाटा कौन सा है, लार्जेस्ट डाटा भी आप देख लो। स्मॉलेस्ट डाटा 55 है और लार्जेस्ट क्या है आपके पास, यहाँ पे देख लेते हैं हम। लार्जेस्ट डाटा है आपके पास 96, सही है, 96 है। तो अब हमने ये देखना है कि अब आपके पास 55 स्मॉलेस्ट डाटा है और लार्जेस्ट डाटा 96 है। तो अब हम 56 और 96 पे तो जाके एंड नहीं करेंगे ना। अगर आपके पास 55 लार्जेस्ट डाटा स्मॉलेस्ट डाटा है तो आप 50 से स्टार्ट करोगे क्लासेस बनाना। ठीक है, 50 से लेके 59 तक आप लेके गए फॉर एग्ज़ाम्पल क्लासेस। और आपने इंटरवल क्या रखना है, ये मैं आपको बता देती हूँ। इंटरवल आप रखोगे, इसके लिए आप ये भी कर सकते हो कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको डाटा गिवन है, स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट डाटा क्या है, लार्जेस्ट डाटा क्या है आपके क्वेश्चन में, लार्जेस्ट डाटा को आप में से आप स्मॉलेस्ट डाटा को माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, रेंज। क्वेश्चन की रेंज आ जाएगी। मैंने ये आपको चीज़ पहले भी बताई थी कि जब आपको फाइंड आउट करने का ना भी कहा हो ना, तो आप इस चीज़ को करो यूँ, फिर आपके लिए फर्दर क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना इजी हो जाएगा। 96 में से अब आपके पास लार्जेस्ट डाटा क्या था, 96, और स्मॉलेस्ट डाटा क्या था, 55। तो 96 में से आपने लेस किया 55, तो आपके पास रेंज क्या आ गई, 41। अब ये आपको फाइंड करने के लिए नहीं कहा, लेकिन ये जब आप करते हो ना तो इन चीज़ों से आपको प्रैक्टिस होती है और आपको फिर ये भी आइडिया हो जाएगा कि आपने कितना जो है वो डिफरेंस रख के, कितना इंटरवल, कितने डिफरेंस के साथ आपने क्लासेस बनानी है। अब देखो कि यहाँ पे अगर आप डिफरेंस 55 से स्टार्ट करते हो तो फिर आप 10 का डिफरेंस रख के क्लासेस नहीं बना सकते। और ये एक बात ये आपने याद रखनी है कि डाटा आपके पास जो भी गिवन होगा, आपके पास जो नंबर गिवन होगा ना, फॉर एग्ज़ाम्पल 45 या 46 तक का कोई डाटा आपके पास गिवन है, तो जब आप क्लासेस बनाने लगो तो 40 से स्टार्ट करो। कभी भी आपने उस सेम नंबर से आपने क्लासेस बनानी स्टार्ट नहीं करनी, क्योंकि इस तरह आपको इंटरवल बनाने में
डिफ़िकल्टी आएगी। तो जब आप क्लासेस बनाने लगो तो हमेशा आप जो है वो नंबर वो वाला चूज़ करो, राउंड ऑफ नंबर चूज़ करो। तो फिर आपको उसका इंटरवल जो है क्लासेस का, अगर आपको गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो आपके लिए इंटरवल जो है वो आप क्या इंटरवल इसका रख के और आप क्लासेस बनाओ, वो आपके लिए आसानी हो जाएगी। जैसे कि ये आपके पास 52 59 तक क्लासेस बन गई, तो अगर हम नेक्स्ट क्लास क्या बनाते हैं 60 से लेके 69 तक 10 का अगर हम डिफरेंस रख के क्लासेस बनाएं तो हमारी किस तरह से क्लासेस बनेंगी, ये हम ज़रा देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं इसमें। ये देखो 50 से 59 तक बन गई, क्योंकि क्लासेस आप जब बनाते हो ना, तो फॉर एग्जांपल 10 का डिफरेंस रखा है, 10 का इंटरवल है, तो यहाँ पे जो नंबर होगा वो एक प्रीवियस नंबर हो जाएगा उससे। तो अगर यहाँ पे इंटरवल आपने 10 का रखा है तो ये रो वाइज डिफरेंस जो है वो 9 का होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे डिफरेंस ज़्यादा है तो फिर यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग कम ज़्यादा होता जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने 10 का रखा है तो ये रो वाइज जो है वो उसके अकॉर्डिंग 9 का है। सही है। अब देखो 80 से लेकर 89 तक क्लासेस बन गई, और इसी तरह 90 से लेकर 99 तक हमारी क्लासेस बन गई। अब देखो ये क्लासेस हमने बिल्कुल करेक्ट एक्यूरेट बनाई हैं, क्योंकि 50 से लेकर 90 तक का डाटा, अब देख लो मैंने आपको क्यों कहा था कि आप हमेशा राउंड ऑफ नंबर चूज़ करो क्लासेस बनाने के लिए, क्योंकि जब आप एग्जैक्ट उसी नंबर को चूज़ कर लेते हो ना, तो वो फिर आपको समझ ही नहीं आ रही होती, कि क्योंकि ड्यूरिंग पेपर आपके पास स्पेसिफिक टाइम होता है जिसमें आपने पेपर को कवर करना होता है अपने सारे क्वेश्चंस को। तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप उसके ऊपर ज़्यादा सोच सकें, लेकिन आपको इतना आइडिया होना चाहिए कि जब आप राउंड ऑफ करके नंबर को और उसकी आप क्लासेस बनाना शुरू करोगे ना, तो आपकी क्लासेस जो है वो एक्यूरेट ही बनेगी। फिर आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है इंटरवल बनाते हुए कि आपका डाटा इंटरवल डिफरेंस रखते हुए, यानी इंटरवल का मतलब ये होता है कि डिफरेंस, ये क्लास से लेके इस सेकंड क्लास तक का डिफरेंस क्या है, सेकंड से लेके थर्ड तक का डिफरेंस क्या है, थर्ड से लेके फोर्थ तक का डिफरेंस क्या है, फोर्थ से लेके 5 तक का डिफरेंस क्या है। तो उसके जितना आप डिफरेंस उतना ही रखोगे जितना आपके पास क्वेश्चन में डाटा गिवन है। अब देखा आपने कि 50 से लेके 96, 55 से लेके 90 तक की लाइन में आपके पास डाटा गिवन है। जितना डाटा आपका ये लॉन्ग होता है ना, उसके हिसाब से ही आपको फिर इंटरवल भी अपना सिलेक्ट करना पड़ता है खुद सोच के। लेकिन जब आप यूं करोगे कि आप राउंड ऑफ नंबर रखोगे, तो आपके लिए वो इंटरवल जो है वो सोच के समझ के और बनाना क्लासेस इजी हो जाएगा। इसलिए ये एक ट्रिक होती है कि हमेशा आप ऐसे करोगे क्वेश्चन, तो आपके इजी भी हो जाएंगे और एक्यूरेट क्वेश्चन सॉल्व होगा। अच्छा, नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि इसमें आप लिखोगे टैली। टैली मार्क हमेशा आप करो, और उसके बाद आपने क्या करना है, अब टैली मार्क आप क्या करोगे 50 से लेके 59 तक का डाटा देख लोगे क्वेश्चन में कितनी बार आया। अब आप देख सकते हो 50 से लेके 59 तक का डाटा कितनी बार आया, हम देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 5 टाइम्स ये आया, तो आप लिख लोगे 1 2 3 4, और फिफ्थ लाइन जो होगी ना वो इसके ऊपर आप ही लगा दोगे। ये आपकी होगी टैली मार्क, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में आप वही वाला नंबर जो है ना ऐसे लिख दोगे। अच्छा, अब आपने एक और कॉलम बनाना है यहाँ पे क्लास बाउंड्रीज़ का, और एक आपने बनाना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का। वो मैं आपको बताऊंगी आगे कि आपने क्यों बनाना है। ठीक है, जैसे आपको हिस्टोग्राम बनाने के लिए क्लास बाउंड्रीज फाइंड आउट करनी होती है ना, ऐसे ही आपको जो ऑगिव की डायग्राम जो उन्होंने आपसे क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है, उन्होंने आपसे पूछी है, वो बनाने के लिए आपको क्लास बाउंड्री भी फाइंड आउट करनी होगी,
क्वेश्चन में और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी फाइंड आउट करनी होगी। ये दोनों चीज़ें आपकी होंगी तो फिर आप जो है वो ऑगिव डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हो, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू ड्रॉ योर डायग्राम प्रॉपरली। जब आपके पास डाटा ही नहीं होगा तो फिर आप कैसे कर सकते हो, इसलिए आपने क्वेश्चन को बहुत सोच समझ के सॉल्व करना है। अच्छा ये देखो 60 से लेके 69 तक का डाटा आपके पास क्या हो गया, कितनी बार आ रहा है वो देख लो। अब 1 2 3 4 5 6 टाइम्स आया है आपके पास। अगेन चेक कर लेते हैं 1, ये देखो यहाँ पे 61 है सिर्फ, और 60s की लाइन में कोई भी नहीं है, यहाँ पे कोई भी नहीं है, यहाँ पे भी कोई नहीं है, तो ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6 1 2, यहाँ पे भी है, ये देखो ना 2, ये 1, ये 2 3 4 5 6 7, तो ये हो गया आपका 7। इसलिए मैं कहती हूँ कि अगेन चेक कर लिया करो, क्योंकि मिस्टेक हो गई ना, अगर यहाँ पे मिस्टेक होगी आपकी तो फिर नेक्स्ट भी जो है ना वो आपका क्वेश्चन सही नहीं होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है वो आपके क्वेश्चन में बहुत मैटर कर रही होती है, और इस चीज़ से ही, इसी चीज़ को ही देख के आप फ्रीक्वेंसी भी लिखते हो, सही है ना। तो इसलिए ये भी एक्यूरेट होना बहुत ज़रूरी है। 70 से लेके 79 तक का अब डाटा देख लेते हैं हम। 1 2 3 4 5 टाइम्स हो गया, 1 2 3 4 5, ये 5 टाइम्स। अच्छा अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमने क्या क्लास बनाई है 80 से लेके 89 तक, उसका देख लेते हैं अब। 1 2 1 2 3, ठीक है 3 टाइम्स आया है ये डाटा, 3। अच्छा ये क्वेश्चन क्योंकि वीडियो लॉन्ग होगी तो इससे आपने परेशान नहीं होना, मैं आपको बहुत अच्छे से क्योंकि क्वेश्चन समझाती हूँ, और ये स्टैटिस्टिक्स के जो क्वेश्चन है ना, ये अगर शॉर्ट भी हों तो वो वीडियो आपकी लॉन्ग ही हो जाती है, तो मिनिमम 2 क्वेश्चंस तो करवाना मस्ट होता है ना एक वीडियो में, तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँ और आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो वीडियो की जो ज़्यादा लेंथ है उससे आपने परेशान नहीं होना, बिल्कुल वरी नहीं होना, और स्किप बिल्कुल नहीं करना वीडियो को। आपने एक एक पॉइंट को जो समझना है अच्छे से, तो फिर ही आपको अच्छे तरह जो है वो अंडरस्टैंड होगा क्वेश्चन, ठीक है। अब 90 से लेके 99 तक आपने देख लेना है डाटा कितना है। 1 2 3 4, ये 4 टाइम्स आया है आपका। फिर अगेन चेक कर लो, 1 2, ये देखो 1 2 3 4 5 5, तो यहाँ पे आप लिखोगे 1 2 3 4, यहाँ पे आप लिख दोगे 5, और इस फ्रीक्वेंसी का आप लिख दोगे टोटल। प्रीवियस भी जो आपको क्वेश्चन कराया ना उसकी फ्रीक्वेंसी का आपने, ये क्या होता है, ये साइन क्या होता है, समेशन ऑफ एफ। समेशन एफ का मतलब है फ्रीक्वेंसी का सम आप करते हो इसमें। फ्रीक्वेंसी का सम मीन्स कि आप इसको ऐड करोगे इन सारे नंबर्स को,
ठीक है, आपने ऐड करके देखना है कि कितना आ रहा है, फ्रीक्वेंसी टोटल कितनी आ रही है। 5 + 7 + 5 + 3 + 5, तो ये कितनी होगी 25। ये बिल्कुल एक्यूरेट है। इसी तरह जो प्रीवियस आपको क्वेश्चन कराया ना, उसमें मिस्टेकनली मैं आपको बता नहीं पाई, मुझे भूल गया ज़रा। तो आपने क्या करना है कि उसमें भी जो फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है ना आपका, उसको आपने टोटल ज़रूर करना होता है। अगर आप वो टोटल नहीं करोगे तो आपका मार्क्स का जो है वो डिडक्ट होंगे एग्ज़ाम में। सही है। अच्छा, अब आपने क्या बनाना है, क्लास बाउंड्रीज़। क्लास बाउंड्रीज़ मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया कि जैसे ये आपका है 50 नंबर, तो आप इसको कैसे बनाओगे, 0.5 लेस कर दोगे और नेक्स्ट नंबर में 0.5 ऐड कर दोगे, 59.5 हो जाएगा। इसी तरह ये क्या हो जाएगा 59.5 और ये 69.5, ये 69.5, 0.5 लेस और 0.5 ऐड नेक्स्ट में। ठीक है, ऐसे करते जाओ 79.5। और क्वेश्चन सॉल्व करते हुए ना हमेशा बोलते जाओ साथ साथ, फिर इस तरह ये होगा कि आपको ना चीज़ें अच्छे से समझ आएंगी। 89.5, 0.5 लेस करते जाओगे और प्रीवियस नंबर में से, और 0.5 जो है वो ऐड करते जाओगे। ये 89.5 हो गया और ये 99.5 हो गया। सही है। अच्छा, ये अब आपकी क्लास बाउंड्रीज होगी। अब आपने फाइंड करनी है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब हुआ कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मीन्स के आपकी जो जहाँ से फ्रीक्वेंसी स्टार्ट हुई है, फॉर एग्जांपल 5 से स्टार्ट हुई है तो 5 फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी को आप एज इट इज़ लिख दोगे। ठीक है, कम्युलेटिव इस तरह फाइंड करते हैं, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को आप इस एज इट इज़ और सेकेंड वाली फ्रीक्वेंसीज़ को आप उसमें फिर ऐड करते जाओगे। जैसे फर्स्ट 5 है तो वो आपने एज इट इज़ लिखी, तो नेक्स्ट जो फ्रीक्वेंसी आएगी ना, अब वो आप 7 नहीं लिखोगे, अब आप क्या लिखोगे 5 + 7। अब यहाँ पे आप ऐसे भी करके लिख सकते हो, 5 + 7 = 12। ये आपकी आसानी के लिए लिख रही हूँ। अब ये 12 होगी ना, अब 12 में 5 को ऐड करना है, 12 + 5, 12 + 5 कर लो, 12 + 5 क्या हो गया 17, 17 होगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है 3 है ना, तो 17 में प्रीवियस जो है वो पहले लिखो हमेशा। 17 में 3 को ऐड कर लोगे, वो आगे पीछे लिख दो तो भी इसमें कोई हर्ज नहीं होती, लेकिन आप सीक्वेंस में लिखोगे ना तो आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी, इसलिए मैं कह रही हूँ 20 होगी। अच्छा, अब ये 20 आप लिखोगे, 20 + 5, और ये चीज़ आपकी आसानी के लिए कर रही हूँ, ये आपने क्वेश्चन में लिखना नहीं होता, इट्स नॉट नेसेसरी टू राइट। ओके, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं कह रही हूँ कि आप यूं करके लिखोगे ना तो आपको समझ आएगी कि ये जो फ्रीक्वेंसी होती है, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज़ लिखते हैं कम्युलेटिव में, बाकी जो है वो नेक्स्ट उसमें ऐड करते जाते हैं। जैसे ये मैंने लिखा 5 है, अब इसमें 5 + 7 ऐड कर दिया तो ये 12 आ गया। अब 12 में मैंने ये ऐड किया 5 तो 17 आ गया, 17 में ये 3 ऐड किया तो 20 आ गया, 20 में ये 5 ऐड किया तो 25 आ गया। अब अच्छा, जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी ना, उसका जो ये वाला लास्ट वाली आपको के पास आंसर आएगा, वो आपकी जो फ्रीक्वेंसी का समेशन आएगा, यानी आपके पास जो फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम का टोटल आया होगा ना, उसके इक्वल होगा वो वाला। ठीक है, इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। तो ये अगर आपके टोटल के इक्वल है तो इट मीन्स कि आपका क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट हुआ है। तो ये चीज़ आपने ज़रा ख्याल रखनी है। ये आपका हो गया डन। सही है। अब नेक्स्ट जो है वो हम इसको देख लेते हैं कि हमने क्या करना है नेक्स्ट। इसका पार्ट जो है वो ये था कि आपने ऑगिव जो है वो ऑगिव इसकी जो डायग्राम है ना वो ड्रॉ करनी है। तो आपने क्या करना है कि
देखना है कि अब आपकी ऑगियव डायग्राम जो है वो कैसे ड्रॉ होगी। अब मैं उसके लिए आपको नेक्स्ट पेज पे, अभी इधर यहाँ पे स्पेस है लेकिन मैं आपको नेक्स्ट पे इसलिए लेके जा रही हूँ ताकि इजीली जो है ना वो ड्रॉ भी हो जाए और आपको आसानी से समझ आ जाए, क्योंकि उसके लिए स्पेस ज़्यादा चाहिए होती है डायग्राम के लिए। सही है ना। अच्छा, वो जो बाकी मैंने आपको तरीका बताया था वो आपने सेम उसी ही को फॉलो करना है कि मतलब एक्स एक्सिस आपने एक बना ली लाइन सेगमेंट, यू हैव टू ड्रॉ इट फर्स्ट द एक्स एक्सिस of your diagram and after that you have to draw the y-axis of your diagram। ठीक है, ये y-axis हो गया, ये y-axis हो गया। सही है ना। अब आपने क्या करना है कि आपने सेम वही वाले तरीके से पॉइंट्स लगाते जाना है। ठीक है, पॉइंट्स लगाना है और उसी तरह डिफरेंस का जैसे मैंने आपको कहा था आपने ख्याल रखना है। अब यहाँ पे तो डाटा इतना ज़्यादा नहीं है ना, इस क्वेश्चन का डाटा कम है, लेकिन आपका जितना ज़्यादा डाटा वाला क्वेश्चन होगा उसके हिसाब से फिर आपने डिस्टेंस भी रखना है। यहाँ पे अगर हम चाहें तो मैक्सिमम डिस्टेंस भी रख के बना सकते हैं, लेकिन ये डिस्टेंस फिर इसका भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा, इसलिए मैंने इतना ज़्यादा यहाँ पे नहीं रखा। अब ये देखो, यहाँ से मैं अगर थोड़ा सा आगे करके इसको बना लेती हूँ, क्योंकि ये का मतलब इतना ज़्यादा वो नहीं है ना डाटा इस क्वेश्चन में, तो मैं टू बॉक्सेस का डिफरेंस रख रही हूँ। आपने ना अपने पेपर में, वो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि आपने पेपर में अपने देखना है कि जितना बड़ा आपके पास क्वेश्चन गिवन होगा, और इट्स डिपेंड ऑन के आपने आंसर शीट पे जो है वो डायग्राम ड्रॉ करनी है या आपने करनी है किस पे, ग्राफ पेपर पे। अच्छा, ये 5 ही नंबर ऑफ डाटाज आपके पास गिवन है। अब आपने क्या करना है कि जो एक्स एक्सिस है ना उसके ऊपर क्लास बाउंड्रीज़ को रखना है, क्लास बाउंड्रीज़ को, और जो वाई एक्सिस है ना उस पे आपने रखना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को। अब जो क्लास बाउंड्री है वो तो सिंपल एज इट इज़ आप यहाँ पे लिख लोगे। कहाँ से स्टार्ट हो रही थी, 49.5 से, तो 49.5, 59.5, 69.5, 79.5 और यहाँ पे आप लिख लोगे 89.5। ठीक है, ये आपने लिख लिया। अच्छा, अब आप क्या करोगे, अब आप यहाँ पे लिखोगे 5 क्यों लिख रहे हो, क्योंकि आपके पास फ्रीक्वेंसी इसकी क्या आई थी, फ्रीक्वेंसी का आंसर क्या आया था आप देख लो यहाँ पे, तो आंसर टोटल आया था 25, और आपकी जो फ्रीक्वेंसी है ना 57535, ये आपकी फ्रीक्वेंसी आ रही है। तो ये अगर हम इसको 5 के टेबल को यहाँ पे लिख दें, 5 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20 और 5 5 ज़ा क्या होता है 25। तो ये अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं ना तो क्या होगा कि यहाँ पे आपके नंबर्स जो फ्रीक्वेंसी के हैं वो यहाँ पे इन बिटवीन ही इनके लाई कर जाएंगे। तो आपने देखना है कि 49.5 से लेके 59.5 तक की आपकी, अब आपने फ्रीक्वेंसी को नहीं देखना, अब आपने ये भी ख्याल रखना है कि प्रीवियस जो मैंने आपको डायग्राम बताई थी उसमें आपने यहाँ पे लिखी थी क्लास बाउंड्रीज़, यहाँ पे आपने लिखी थी फ्रीक्वेंसी। तो आप जब ये हिस्टोग्राम बना रहे थे तो आपने फ्रीक्वेंसी वाले ही कॉलम को देख के आपने जो जो वो थी नंबर्स दिए हुए थे फ्रीक्वेंसी के, उसके हिसाब से आपने अपनी डायग्राम ड्रॉ की थी। लेकिन यहाँ पे क्योंकि एक कॉल जो एक्स एक्सिस पे आपने क्लास बाउंड्रीज़ को रखा है और वाई एक्सिस पे आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को रखा है, तो अब आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले ही कॉलम को देख के और अपनी ये ऑगियव जो है वो ड्रॉ करनी है। तो
तो इसीलिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था क्वेश्चन की सॉल्यूशन करते वक्त कि आपको क्लास बाउंड्रीज और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो मस्ट फाइंड आउट करनी होगी। ऑगिव अगर डायग्राम आपको बनाने को उन्होंने कहा है तो उसमें अगर आपने हिस्टोग्राम ड्रॉ करनी है तो फिर आपको क्लास बाउंड्रीज से फाइंड करनी होगी। सही है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि जो चीज़ उन्होंने नहीं भी रिक्वायर्ड होती ना क्वेश्चन में, तो वो भी सॉल्व कर देते हैं। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, अगर आप करना चाहो तो आप कर भी सकते हो ऐसे। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि 49, लेकिन आप क्वेश्चन पेपर में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा एक्स्ट्रा चीज़ करने का, सिर्फ जो आपसे रिक्वायर्ड हो ना वही आप करो। ठीक है। तो ये देखो अब 49.5 से लेके 59.5 तक की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, 5 है। ठीक है ना। तो 5 के सामने से आप जो है वो अपनी ऑगिव जो है वो ड्रॉ करनी स्टार्ट करोगे। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लगाओगे, फिर आपने इसमें ना जस्ट पॉइंट लगाने शुरू में। ऑगिव डायग्राम में इस तरह आप लाइंस ड्रॉ करके नहीं बनाओगे जैसे आपने पहले से बनाई थी। ये आपने साथ साथ देखते जाना है। इसीलिए मैंने आपको कहा है कि वीडियो का आपने 1 सेकंड भी स्किप नहीं करना, क्योंकि अगर आप स्किप करोगे तो आपको समझ नहीं आएगी मैंने क्या बताया। अब ये देखो नेक्स्ट कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या है, 12। तो 12 आपने किस तरह से करनी है कि आपने ये देखना है कि 49.5 से लेके 59.5 तक आपकी 12 बन रही है, तो वो कहाँ पे लाए करेगी, वो करेगी कहीं यहाँ पे लाए। ये देखो ये 10 है ना, तो यहाँ से 2 पॉइंट्स ऊपर आपकी 12 होगी। अच्छा अब नेक्स्ट देखो क्या है, 17 है। 69.5 से लेके 79.5 तक ही क्या है, 17 है। तो 17 जो है वो कहाँ पे लाए करेगी, वो 15 से यहाँ पे 2 पॉइंट्स ऊपर लाए करेगी। सही हो गया। अच्छा अब ये आपका है 79.5 से 89.5 तक, ये 89 है। सही है। 89.5 तक क्या है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, 20 है ये। ठीक है। तो 20 को आप देखोगे कि 20 कहाँ पे आपका आता है, बनता है, तो यहाँ पे आप कर लोगे, ये तो एग्जैक्ट यहाँ पे आप डॉट लगा दोगे 20 के सामने। सही है ना। अच्छा अब 89.5 से लेके 99.5 तक की आपने देखनी है कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या आई है, वो आई है आपके पास 25। तो 25 के आगे अब आप ड्रॉ कर दोगे यहाँ पे ऐसे। ठीक है। तो अब आपने क्या करना है कि यहाँ से बिल्कुल एंड से ये कॉर्नर से आपने इसको लेके जाना है लाइन को, और आपने यूँ जोड़ते जाना है। अब ये कोई लाइंस उस तरह से ड्रॉ नहीं होंगी जैसे हिस्टोग्राम में हुई थी, मैंने आपको बताया था पहले भी। ये इस तरह से बनेगी आपकी ऑगिव। ठीक है। पहले तो आपने फर्स्टली आपने क्या करना है कि डॉट लगाते जाना है, क्लास बाउंड्रीज देखनी है कि क्या है, फिर आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को भी देख के और डॉट लगाते जाना है, और फिर उसके बाद जो है वो आपने बनानी है। तो ये आपकी जो है वो ऑगिव जो है वो ड्रॉ होगी। ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये क्लास बाउंड्रीज, और ये आपकी हो गई एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। सही है। ये चीज़ का ख्याल रखना कि ये क्लास बाउंड्रीज़ को हमेशा एक्स एक्सिस पे रखना है। सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस होगा हिस्टोग्राम में और ऑगिव में कि वाई एक्सिस में अगर आप हिस्टोग्राम बना रहे हो तो वाई एक्सिस में फ्रीक्वेंसी होगी, और अगर ऑगिव ड्रॉ कर रहे हो तो आपके पास यहाँ पे होगी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। दोनों सूरतों में अगर आपकी हिस्टोग्राम है या ऑगिव है, दोनों केसेस में आपकी एक्स एक्सिस पे क्लास बाउंड्रीज ही होंगी।
सही है, ये बात आपने जहन में रखनी है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन का जो पार्ट है ना वो हम सॉल्व कर लेते हैं। उन्होंने क्या पूछा था नेक्स्ट में आपसे कि रफली व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ रेजिडेंट्स वुड बी एलिजिबल फॉर नो फी। तो नो फी के लिए आप कैसे करोगे? आपने इस तरह से करना है, ये देखो, ये ए पार्ट का मैं आपको करवा देती हूँ कि आपने लिखना है proportion of residents with no fees, proportion of residents क्या है? with no fee। यहाँ पे आपको ना डाटा गिवन है सारा, और आपने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है और फिर आपने देखना है कि वो आपसे पूछ क्या रहे हैं। प्रोपोर्शन ऑफ रेजिडेंट्स विद नो फी आप बताएं। यहाँ पे क्या है, उन्होंने लिखा है रफली व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ रेजिडेंट्स वुड बी एलिजिबल फॉर नो फी। अगर हम इस क्वेश्चन को पढ़ें तो क्या लिखा हुआ है, गोल्डन एकर्स इज अ होम एकड़ एसोसिएशन दैट ऑपरेट्स अ ट्रेलर पार्क आउट where retirees keep their winter homes. In addition to lot rents, monthly facility fee is $12 is charged for social activities at the clubhouse. One board member has noted that many of the older residents never attend the clubhouse functions and has proposed waiving the fee for association members over age 60. A सर्वे ऑफ 25 रेजिडेंट रिपोर्टेड द फॉलोइंग एजेस। तो अब उन्होंने ये कहा है कि ऐसे रफली बताएं कि व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ रेजिडेंट्स वुड बी एलिजिबल फॉर नो फी। तो अब यहाँ से आप ना ये कर लें कि उन्होंने ये जो लिखा है कि हैज़ प्रपोज्ड वेविंग द फी फॉर एसोसिएशन मेंबर्स ओवर एज 60। ओवर एज जो 60 है ना, 60 से जो ओवर एज हैं वो फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये सपोज़ कर लो कि वो जो है ना वो नो फ़ी के लिए एलिजिबल हैं, वो नो फ़ी के लिए एलिजिबल हैं। उनको ये मंथली फ़ी जो है वो पे नहीं करनी पड़ेगी। ये हम फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ कर सकते हैं ना इसमें। तो हम ये लिख देंगे कि प्रोपोर्शन ऑफ रेजिडेंट्स विद नो फ़ी इज़ इक्वल टू 20। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हम सपोज़ कर रहे हैं, मतलब मिसाल के तौर पे हमारे पास 25 जो है वो फ्रीक्वेंसी आई है, 25 फ्रीक्वेंसी आई है। और यहाँ पे क्लासेस कितनी बनी है, क्लासेस हमारी बनी है 1 2 3 4 5। और हमने ये फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ कर लिया कि जो 60 ओवर एज 60 है, 60 से जो ज़्यादा ओवर एज है ना वो फॉर एग्ज़ाम्पल उनके ऊपर वो एलिजिबल नहीं होते फॉर फ़ी। तो विद नो फ़ी के लिए हम उसको लिखेंगे 20 डिवाइडेड बाय 25, तो हम लिख लेंगे मल्टीप्लाई बाय 100, तो इज़ इक्वल टू क्या आंसर आ जाएगा 80%। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल उतने जो लोग हैं ना वो 20% हैं हमारे पास जो डाटा में है, और 25 जो है वो टोटल डाटा है, फ्रीक्वेंसी जो है वो है, और मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको 100 से, क्योंकि हम प्रोपोर्शन फाइंड कर रहे हैं विद नो फी। तो इसलिए हमने 100 लिखा है क्योंकि हमने इसकी 100% फाइंड करनी थी। तो ये 80% के साथ हमारे पास प्रोपोर्शन आ गया। अब उन्होंने आपसे क्या पूछा है कि अप्रॉक्सीमेटली व्हाट फी वुड द बोर्ड हैव टू चार्ज टू द रिमेनिंग फी पेइंग रेजिडेंट्स टू कवर द सेम टोटल कॉस्ट ऑफ रनिंग द क्लब हाउस। तो उसका आप क्या आंसर कर दोगे? यहाँ पे क्या टोटल फ़ी गिवन है, मंथली टोटल फ़ी क्या गिवन है, ये गिवन है आपके पास $12, $12 गिवन है। मंथली टोटल फ़ी क्या गिवन है, $12 मंथली फ़ी। सही है। अच्छा, अब आपने टोटल मंथली फ़ी अगर उन्होंने कहा है ना कि इसके हिसाब से, ये तो आपके पास मंथली फ़ी है ना, तो अब आपने टोटल फाइंड करना है उसका कि
टोटल किस तरह से कि टोटल वो क्या पे करते हैं, टोटल मंथली फी। टोटल मंथली फ़ी आप किस तरह से फाइंड आउट करोगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये 12 है, $12 हैं, $12 उनको पे करने होते हैं पर डॉलर, यानी पर डॉलर के हिसाब से अगर देखा जाए तो 12, और टोटल अब आपने टोटल मंथली फ़ी फाइंड करनी है। तो टोटल फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे कि उस पर $12 को आप 25 जो आपके पास टोटल फ्रीक्वेंसी आई है ना उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा टोटल मंथली फ़ी का। 12 को मल्टीप्लाई कर दोगे 25 से तो क्या आ गया आपके पास 300। तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा $300। तो ये आपकी होगी टोटल मंथली फ़ी। अच्छा, अब उन्होंने ये कहा है कि एज ओनली 5 मेंबर्स लेस देन एज 60 आर एलिजिबल फॉर फ़ी, यानी अगर सिर्फ 5 मेंबर जो हैं, अब आगे ये आपने फुल सॉल्व करना है क्योंकि उन्होंने ना पूरा आपसे क्वेश्चन में सोल्यूशन पूछा है, ये नहीं कि आप मंथली फ़ी लिख के $12 तो छोड़ दोगे। अब आपने आगे मंथली लिख के फिर आपने टोटल मंथली फ़ी लिखी। अब आप आगे क्या लिखोगे, एज ओनली 5 मेंबर्स। फॉर एग्जांपल मतलब जो हमने क्वेश्चन में शुरू में सपोज किया था ना कि 60 से लेस एज वालों को पे करना होता है, लेस देन एज 60 आर एलिजिबल फॉर फ़ी। मैंने आपको कहा था ना कि आप ये सपोज करो कि फॉर एग्जांपल जो ओवर एज 60 हैं उन वो फ़ी पे करने के लिए एलिजिबल नहीं हैं, और जो लेस देन हैं वो कितने हैं, अगर फॉर एग्जांपल एज ओनली 5 मेंबर्स लेस देन एज 60 आर एलिजिबल फॉर फीस आर एलिजिबल फॉर फीस, सो मंथली। अब इस तरह से अगर उन्होंने कहा है कि फॉर एग्जांपल 5 मेंबर्स जो हैं, सिर्फ 5 मेंबर्स जो हैं वो 60 लेस देन एज 60 में से वो एलिजिबल हैं फ़ी पे करने के, तो फिर मंथली फ़ी, सो मंथली फ़ी, फिर मंथली फ़ीस क्या होगी, मंथली फ़ीस फीस, सो मंथली फ़ी पर मंथ, सो मंथली फ़ी पर मंथ पर मेंबर, सॉरी पर मेंबर, मंथली फ़ी पर मेंबर क्या होगी आपकी, पर मेंबर अगर आपने फ़ी फाइंड आउट करनी है ना तो टोटल नंबर ऑफ मंथली फ़ी आपके पास क्या आई थी, मैंने अभी आपको फाइंड आउट करके बताया कि ये $300 आपके पास आ गई थी। तो अब मंथली पर मेंबर मंथली फ़ी अगर आपने फाइंड करनी है तो उन्होंने कहा है ना एज ओनली 5 मेंबर्स लेस देन एज 60 आर एलिजिबल फॉर फ़ी, सो मंथली फ़ी पर मेंबर क्या होगी, आप पर मेंबर जो फ़ी मतलब टोटल नंबर ऑफ़ फ़ी आई है मंथली फ़ी उसको आप 5 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास पर मेंबर मंथली फ़ी आ जाएगी। ये देखो जी, $300 को आपने डिवाइड कर दिया 5 से तो यहाँ पे क्या आ जाएगा $60। ये आपका इसका आंसर जो है वो फाइनल हो गया, और ये 2 क्वेश्चंस आपके आज की वीडियो के डन हो गए हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको स्टूडेंट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर कोई आपको क्वेरी होती है, कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आती, वैसे तो अगर आप वीडियो स्किप नहीं करोगे, स्किप करके नहीं देखोगे तो आपको एक एक पॉइंट समझ आएगा। मैंने बहुत अच्छे से समझाया और इसीलिए मैं डिटेल्ड वीडियो बनाती हूँ ताकि जो न्यू आने वाले स्टूडेंट्स हैं उन्होंने प्रीवियस लेक्चर अटेंड नहीं किए हुए तो वो आसानी से समझ सकें, अंडरस्टैंड कर सकें और उनके लिए हेल्पफुल हो। तो मैं यही कहूँगी कि आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए न्यू लेक्चर के साथ। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।